हेलो। हमारा आज का चैप्टर है पर्वत प्रदेश में पावस। इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पर्वत प्रदेश में पावस पर्वत प्रदेश में पावस पाठ के प्रश्न उत्तर। पर्वत प्रदेश में पावस के प्रश्न उत्तर। पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पावस ऋतु में प्रकृति में पल पल बहुत से मनोहारी परिवर्तन आते हैं। जैसे पावस ऋतु में निर्झरों से झाग झरने लगता है। ये मोतियों की लड़ी से सुंदर प्रतीत होते हैं। पावस ऋतु में पर्वत के ऊपर उगे वृक्ष आकाश की ओर झांकते प्रतीत होते हैं। कभी कभी भूधर अर्थात पर्वत गायब हो जाते हैं। पावस ऋतु में आकाश जमीन पर टूट पड़ा प्रतीत होता है। पावस ऋतु में धुआं सा प्रतीत होता है, लगता है ताल जल गया है। मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने यह प्रयोग क्यों किया है? मेखलाकार शब्द का अर्थ है मेखला अर्थात करधनी के आकार का। इसमें पर्वतों की गोलाकार आकृति की ओर संकेत है। कवि ने पर्वत श्रृंखला को ही मेखलाकार कहा है। कवि ने इस शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि पावस ऋतु में पर्वतों की श्रृंखला बड़ी मनोहारी प्रतीत होती है। सहस्र दृग सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया है? सहस्र दृग सुमन से तात्पर्य है हजारों फूल रूपी दृग। दृग अर्थात आँखें। कवि फूलों को नेत्रों का रूप दे देता है। पर्वत के ऊपर खिले फूल मानो उसके नेत्र हैं। वह इन नेत्रों के माध्यम से नीचे के जल में अपने महा आकार को निहारता प्रतीत होता है। नीचे तालाब का जल दर्पण का काम करता है। यह कवि मानवीकरण का आश्रय ले रहा है। फूल रूपी नेत्र और तालाब रूपी दर्पण सौंदर्य की झलक पाने में सहायक बन रहे हैं। कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है। इसका कारण है दोनों का पारदर्शी होना। दर्पण में भी प्रतिबिंब झलकता है और तालाब के पानी में भी परछाई दिखाई देती है। अपने चरणों पर पड़े तालाब में पर्वत अपना महा आकार देखकर हर्षित होता है। इस आकार को वह फूल रूपी नेत्रों से देखता है। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? पर्वत के हृदय से उठकर ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष उच्च आकांक्षाओं से भरकर आकाश की ओर देख रहे हैं। इसका कारण यह है कि इनके मन में ऊंचा उठने की आकांक्षाएं हैं। इसके साथ साथ कुछ चिंता का भाव भी है। ये सूनी सूनी आँखों से आकाश की ओर निहारते प्रतीत होते हैं। शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? शाल के वृक्ष भयभीत होकर इसलिए धरती में धंस गए क्योंकि चारों ओर धुआं सा उठ रहा है। इस धुएं में तालाब का पानी जल गया। शाल के वृक्ष भी भयभीत हो गए कि कहीं वे भी जल ना जाएं, अतः इससे छिपने के लिए वे धरती में धंस गए। वास्तव में इस धुएं के प्रभाव स्वरूप शाल के वृक्ष अदृश्य हो जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे धरती में धंस गए हैं। झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? झरने झरझर कर पर्वत के गौरव का गान कर रहे हैं। बहते हुए झरने की तुलना मोतियों की लड़ियों से की गई है। ये बहते झरने मोती की लड़ियों के समान सुंदर प्रतीत होते हैं। इन झरनों की कल कल ध्वनि पर्वत के गौरव का गान प्रतीत होती है। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए।
है टूट पड़ा भू पर अंबर। भू पर अंबर का टूट पड़ना अत्यधिक वर्षा होने को सूचित करता है। जब धुआंधार वर्षा होती है तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती आकाश एक हो गए हों, बस झरनों का शोर ही सुनाई पड़ता है। यों जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। पावस ऋतु में बादल यान का रूप ले लेते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इंद्र देवता बादल वायुयान में विचरण कर रहा है तथा अपना इंद्रजाल बिखेर रहा है। बादलों में पर्वत और पेड़ों का छिप जाना रोमांच उत्पन्न करता है। सब इंद्रदेव का माया जाल सा प्रतीत होता है। गिरिवर के उर से उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर अर्थात पर्वत के ऊपर उगे वृक्ष निरंतर आकाश की ओर निहारते प्रतीत होते हैं। कवि इन वृक्षों का मानवीकरण करता है, इन्हें उच्च आकांक्षाओं से भरा हुआ बताता है। ये बिना पलकें झपके निरंतर आकाश की ओर टकटकी लगाए प्रतीत होते हैं, जैसे कि वे अपने मन में आकाश छूने की आकांक्षा रखते हों। कविता का सौंदर्य। इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार किया गया है, स्पष्ट कीजिए। इस कविता में पर्वत का मानवीकरण किया गया है। वह फूल रूपी दृगों से तालाब रूपी दर्पण में अपने आकार को निहारता है। इस कविता में वृक्षों का मानवीकरण किया गया है। वे उच्च आकांक्षाओं से भरकर नीरव आकाश की ओर अपलक दृष्टि से निहारते हैं। भूधर पर्वत को उड़ता दर्शाने में भी मानवीकरण है। इंद्र का विचरण करना आदि में भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। आपकी दृष्टि में इस कविता का सौंदर्य इनमें से किस पर निर्भर करता है? अनेक शब्दों की आवृत्ति पर, शब्दों की चित्रमयी भाषा पर, कविता की संगीतात्मकता पर। तो पहला वाला है अनेक शब्दों की आवृत्ति पर। कविता में अनेक शब्दों की आवृत्ति होने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा है। दूसरा है शब्दों की चित्रमयी भाषा पर। कविता की भाषा चित्रात्मक है। जैसे मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, पढ़ते ही आंखों के समक्ष झरनों का चित्र उभर जाता है। पहाड़ का प्रतिबिंब जल में पड़ना जैसे पहाड़ स्वयं को जल रूपी दर्पण में निहार रहा हो। तीसरा है कविता की संगीतात्मकता पर। कविता में लय, तुक आदि होने के कारण संगीतात्मकता का पुट है। कवि ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए पावस ऋतु का सजीव चित्र अंकित किया है। ऐसे स्थलों को छांट कर लिखिए। इसमें पहला है उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सब है शाल। दूसरा है गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। झरते हैं झाग भरे निर्झर। हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है।